हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि आज से हम लोग अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका वो जो न्यू सीरीज है वो होने वाला है आपके जो 2020 के पेपर आए थे नवोदय के, उस पे आधारित आप लोगों को हिंदी, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसा सेट आप लोगों को हम 5 सेट देंगे, जिसमें से आप लोगों का आज पहला सेट है। इस 5 सेट में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, इस 5 सेट में से आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, आप लोग इस पांचों सेट को एकदम ध्यान से ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ओके बच्चे, आज क्लास आप लोगों की प्रीमायर हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की हम लाइव लेंगे। ओके, नेक्स्ट आप लोग क्लास को हम लाइव लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग जितने भी लोग लाइव हैं वो सब क्या करिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास, ताकि आप लोग को बीच में फिर से डिस्टर्ब ना करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर। आप लोग कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप लोग उससे अपना मैसेज सेंड करिए। ठीक है, हम आपका डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए देखिए ये है हम लोगों का सीरीज, जो कि 2020 के पैटर्न पर जो आधारित हम आप लोग के लिए मॉडल पेपर लाए हैं। देखिए, इस मॉडल पेपर से आप लोग का मैक्सिमम मॉडल पेपर से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी हो, उससे आधारित और उससे सेम क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत के बाद इसको आप लोग को तैयार करके आप लोग के सामने लाया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ बिना किसी देरी के। हम आज आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं इस बार पेपर के बारे में। देखिए, जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि पेपर 11 अगस्त को है। ठीक है, जो कि आपका 11:30 से 1:30 के बीच होगा। ठीक है, 2 घंटे आपका टाइमिंग होगा। और और आगे इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। ओके, 100 नंबर के होंगे, तो इसके मतलब कि एक क्वेश्चन आपको कितना हो जाएगा? 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लीजिए, जिसमें से अकेले रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके 10 पार्ट होंगे। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन होंगे। ओके, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के 20 क्वेश्चन में आपके 4 पैराग्राफ हो गए, और प्रत्येक पैराग्राफ में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरह आप लोगों को करना है। ठीक है, एक बात और, अगर आप पेपर दीजिएगा, अगर कोई आपको सवाल फंसाऊ लग रहा है, तो उस सवाल को क्या करिएगा, स्किप करके मतलब सवाल को छोड़कर अगला सवाल पर बढ़ जाइएगा। उसी पर आप लोग अपना ज्यादा टाइम व्यतीत ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे व्यतीत कर देंगे तो आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा। अगर इस पर अपना टाइम समाप्त नहीं किए होंगे, उसको कम टाइम देंगे, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको मुंह जबान ही हल हो जाए, तो उससे क्या होगा, इसमें आपका टाइम बचेगा। तो इस तरह करते करते आपको लास्ट में कुछ ज्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो उस ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना दीजिए। ओके, और हाँ, एक बात और, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए एकदम ध्यान लगाकर क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ओके, और ऐसे ही आंसर लगा कर चले जाते हैं, फिर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत अपने आप से दुखी होते हैं। ऐसा आप लोग ना आने दीजिएगा मौका, और आप लोग
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हम लोग का पहला होता है वर्गीकरण। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को दिखाते चलेंगे और फटाफट हल करते चलेंगे। देखिए पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आपको वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण में क्या होता है, इन 4 फिगर में से 3 फिगर किसी न किसी की विशेष समान होता है और एक फिगर अलग होता है। इसमें कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, वॉवेल से मतलब स्वर है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसका कौन सा ना होगा बच्चों, इसका आपका 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर कैसे, क्योंकि आपको मालूम है कि ए का नंबरिंग क्या होता है 1, सी का 3, डी का 4 होता है। ओके, ये 5 दे दिया तो इस तरह क्या हो गया, अलग हो गया। और एफ का 6। तो मतलब जो अक्षर दिया है वो अपने सेम नंबर के साथ है, लेकिन जो डी वाला है वो अलग नंबर के साथ है, इसका अलग हो जाएगा। 3 नंबर देखिए। 3 नंबर का प्यारे बच्चों क्या होगा, 3 नंबर का बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा 3 नंबर का बी, तो देखिए सब में क्या है, सेम जो ऊपर आकृति है उसके ही जैसी सेम आकृति अंदर उसके उल्टी है। ठीक है, देखिए इसमें भी है, लेकिन इसमें तो त्रिभुज है तो इसमें त्रिभुज भी अलग हो जाएगा। 4 नंबर देखिए। इसको देखिए, ये तो वेरी इजी है, आपको ऐसे दिख रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका भी अलग हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें होता है हम लोगों का सेम फिगर ढूंढने वाला। तो चलिए इसको भी बिना किसी देरी के फटाफट ला देते हैं। ये है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए सेम कौन सा हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। ओके, इसमें तो देखिए इसमें क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में आप लोग उसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा, देख कर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि बस थोड़ा सा अगर डिफरेंस दे देगा या तो एक बिंदु का दे देगा ये एक छोटा सा लाइन का दे देगा, तो ऐसे आप लोग कोई भी गलती नहीं करनी, एकदम बारीकी से आप लोगों को पेपर देना है। ओके, अक्षरों का बी हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन, 7 का कौन सा जगह क्या है बच्चों, 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, और 8 का कौन सा हो जाने वाला है आपका, 8 का कौन सा हो जाने वाला है आपका, 8 का तो सेम आकृति आपको सी में दिख रही है। ठीक है, दिख रही है ना आप लोगों को। तो बच्चों इस तरह आप लोग बढ़िया से क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर कीजिएगा। ओके, आते हैं अपने हम पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको फिगर पूरा करने वाला होता है। ठीक है, एक कटआउट हटा दिया होता है। ओके, एक पार्ट को मिस कर देगा मतलब हटा देगा, उसको ढूंढ कर पूरा करना होता है। तो 9 का कौन सा जगह प्यारे बच्चे आप लोगों का, 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब तो मिलाते चलिए फटाफट। 11 कौन सा जगह प्यारे बच्चे, 11 का आपका, अच्छा 10 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 का देखिए, 11 का कौन सा जगह प्यारे बच्चे, 11 का तो सेम दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, 12 को पता नहीं समझ में आ रहा, देखिए ये और ये सेम है। ठीक है, सेम है, इसमें भी क्या करेंगे, सेम कर देंगे। या देखिए ये ऐसे बन रहा है बीच में, चतुर्भुज जैसे बन रहा है तो ऐसे बना देंगे। ओके, और फिर आपका कहाँ से आया, हाँ फिर अब यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से। ओके, अब ठीक है सेम है, तो ऐसे आपका बन जाएगा, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, आपका ऑप्शन नंबर 12 का वो देखिए ऐसे मिस्टेक तो जाएगा ना, 12 का आपका डी होगा। ओके, है ना आसान, बढ़िया है ना। तो देखिए ये क्या है कि बड़ा वाला नीचे है, छोटा वाला इसके ऊपर है, तो यहाँ पे छोटा वाला नीचे है, बड़ा वाला ऊपर है, तो इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा। ओके, नहीं तो बस क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक में आपका एक नंबर चला जाएगा, एक नंबर नहीं 1.25 नंबर चला जाएगा। ओके, आता है पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसको। इसमें क्या है, इसका क्या लॉजिक होगा, देखिए इसका तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक ये होगा कि देखिए लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 7 भुजा है इससे। इसमें लाइन कितनी है? 3 3 6। मतलब क्या हो रही है कि भुजाओं से अंदर की लाइनों की संख्या एक कम है। वही ठीक है, वही श्रेणी है। इसमें भी 1 2 3 4 भुजा है और 1 2 3 लाइन है। ठीक है ना आसान, एकदम बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा जगह प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्या कर रही है? ये 90 डिग्री एक मोड़ रही है, फिर यहाँ से आधा गायब कर दे रही है। मतलब ये क्लॉकवाइज दिशा में गायब करते जा रहा है, मतलब हटाते से जा रहा है। तो देखिए ऐसा गायब किया, ये वाला पार्ट हटा दिया तो ऐसा बचा, और फिर जब ये वाला पार्ट हम हटाएंगे तो ऐसा बचेगा। मतलब ब्रिज के एक चौथाई भाग को क्या कर रहा है वो हर बॉक्स में हटाते चला जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 का तो चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज तो सप्तभुज 7 भुजा चाहिए। तो इसमें तो ये तो होगा नहीं, ये भी तो नहीं होगा। अब इन दोनों फ्यूज है तो देखिए 1 2 3 4 5, ये तो 6 भुजा, ये भी नहीं होगा। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजा चाहिए। ठीक है ना आसान। आप सिर देखेंगे तो सीधे छोड़ देंगे कि सर ये तो सिर में 7 भुजा कहाँ से आ जाएंगे, लेकिन वही होगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या है? चलिए एक आप लोग उत्तर देते रहे तो कहेंगे कि सर आप लगातार ही बता रहे हैं, उत्तर देने का टाइम नहीं दे रहे हैं। ओके। और हाँ, एक बात और, बीच बीच में आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। अब देखिए 16 नंबर में क्या आ रहा है? 16 नंबर में देखिए ये बीच वाली आकृति क्या हो रही है? आगे आ जा रही है। ठीक है। अब ये वाली पीछे जा रही है, तो मतलब सिर्फ इसी को हम पीछे भेजते हैं। ये पीछे चली गई है तो देखिए, अब फिर अब ये पीछे जाएगी। ओके, वही है पीछे। अब ये भी पीछे जाएगी, तो ये यहाँ से होगा गोला, यहाँ से होगा त्रिभुज, यहाँ से होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर कमेंट करिए। आते हैं नेक्स्ट। 17 18 19 20, ये क्या है हम लोगों का सहसंबंध। जिस तरह पहला दूसरे से संबंधित है ठीक उसी तरह तीसरा भी चौथे से संबंधित होगा। चलिए आंसर कीजिए 17 का। तो प्यारे बच्चे 17 का तो कौन सा जाने वाला है? 17 का तो उत्तर है, ये तो सेम ही रहा है लेकिन ये उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, 17 का आपका डी हो जाएगा। देखिए ये एरो एक दूसरे के विपरीत, मतलब ये एरो का दर्पण, ये एरो का दर्पण मिरर, इस एरो का भी मिरर और इस एरो का भी मिरर, और ये बीच लाइन सीधा ही रहेगी। आपका ऐसे ही आकृति दिख जा रही है। चलिए अब 18 नंबर को देखते हैं। पहला चलिए 18 नंबर को देखिए। 18 कौन सा है बस? 18 का तत्व ऐसे दिख रहा है तो आपका 18 का आपका नंबर सी हो जाने वाला है। ओके। 19 का कौन सा जगह आपका? 19 को बताइए जल्दी से फटाफट। 19 से प्यारे बच्चे कौन सा जाएंगे? देखिए ये तो 90 डिग्री क्या है मूव कर रहा है, क्लॉक वाइज दिशा में, तो क्लॉक वाइज दिशा में मूव करेगा तो आपका ये होगा। और ये ऊपर नीचे खाली है तो नीचे रंग रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?
डिस्क का देखिए, डिस्क में क्या हो रहा है, इसका सॉरी इसका वाटर इमेज हो जा रहा है, इसका वाटर इमेज हो जा रहा है, जिसका वाटर इमेज बनाएंगे, इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो कौन सा बनेगा हमारा, जिसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 21 नंबर, चलिए 21 नंबर का आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। तो प्यारे बच्चों 21 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो डी कैसे होगा, ए और बी में फ्यूज होंगे, एक बार देख लीजिए। अगर इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और इसको हम अगर कलर कर लेते हैं इस तरह आपको क्या होगी, तो आकृति दिखने लगेगी जो कि इसको पूरा करेगी। ठीक है ना, अब देखिए, अब देखते हैं पहली आकृति को। पहली आकृति में क्या है, एक तो ये बड़ा है, अगर ये आपको बराबर लग रहा है तो ये वाला दूरी बड़ी है, ये तो होगी नहीं। इसमें देखिए इसका ये वाला मुख यहाँ पे छोटा है तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो होगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बढ़िया से कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर भी आप लोग कैसे दिख रहा है, आप लोग को 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नहीं आ रहा कि आपको देश का लग जाए उनको चाहिए कि सर ये एक वर्ग बनेगा, इसको अगर हम एक वर्ग बना देंगे तो ऐसे बन जाएगा। देखिए अब दिख रहा है फ्रेंड्स फिगर में, ऐसे मैं सिस्टम मिला लेंगे ऐसे को। ठीक है, आपको दिख गया ना, कि जहाँ भी आप लोगों को बच्चों ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो, आपको आकृति पूर्ण करने में डाउट हो, तो क्या कीजिए, आप लोग फिगर को टोटल पूरा बनाकर इसको देख लीजिए। अगर आप एक बार फिगर बना लेंगे तो क्या होगा, आपको फिगर ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि कौन सा फिगर होगा। ओके, तो ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन, इसको हल करके जल्दी से बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों 23 का कौन सा जाने वाला है, 23 का ऑप्शन नंबर दिया जाने वाला है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे ऐसे। देखिए अगर ऐसे मिला लेंगे, इसको हम कलर कर लेंगे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, तो कौन सी दिख रही है आपका, इस बीच में आपका ऑप्शन नंबर भी सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत आसान आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, 24 नंबर का आंसर बता दीजिए फटाफट आप लोग। हम्म, जल्दी से 24 नंबर का आंसर बताइए। और बच्चे आप लोग बीच बीच में शेयर करते रहिए, क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग बच्चे को नहीं बुला रहे हैं। बताइए, कभी भी लाइव देखते हैं कि 20 से अधिक नहीं होते हैं, पर कभी 50 से अधिक लाइव आ जाया करो, इसलिए कभी कोई लाइव क्लास में की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए 24 का आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ओके, तो फिर आपका पार्ट नंबर 7 है, और इसमें क्या करना है आप लोगों को, मिरर इमेज को बताना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। देखिए, तो 25 नंबर कौन सी जगह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दिख रहा है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। 26 पे कौन सा जाने वाला है, तो अगर हम 26 से करेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ से कैसे आ जाएगी, ऐसे आएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, और यहाँ पे काला किया तो यहाँ पे करेगा, और फिर यहाँ पे काला किया तो यहाँ पे करेगा, इधर से लाइन आएगी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा सही है, आर तो ऐसे होगा, क्यू ऐसे होगा, और पी ऐसे होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ही संख्या से दिख रहा है, पता इसका आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा।
और 28 का 28 देख लीजिए। 28 का तो आप लोग वैसे दिख रहा है, आपका 28 नंबर का सॉरी ऑप्शन नंबर बी करिएगा। ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और मिस नहीं कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड करिए। ये क्या है, ये देखिए पार्ट नंबर कौन सा आपका 8 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में आप लोग क्या आता है, कागज मोड़ना और काटना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आप लोग का आता है। अगर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आ जाए तो एक फिगर दे देगा और उसको कहेगा कि अगर इसको हम मोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के पार्ट नंबर 8 में आ सकते हैं। तो देखिए अब 29 का इसको किधर मोड़ना है, अब हमको आंसर देखकर मालूम होना चाहिए किधर मोड़ा है। तो जिधर से जिधर मुड़ जाएगा उधर तो खाली नहीं रहेगा, लेकिन जिधर से मुड़ा है उधर आपकी डॉटेड हो जाएगी। देखिए अब इसको डॉटेड कर दिया इधर वाला, तो मुड़ा किधर होगा, इधर मुड़ा होगा। जब इसको इधर मुड़ेंगे जस्ट ये लाइन आपको यहाँ आ जाएगी और ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए। अगर 30 को भी फोल्ड करते हैं तो अगर यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो ये वाला तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला ऐसे आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 30 का भी आ जाएगा। ओके, 31 का 31 देख लीजिए। 31 का कौन सा होने वाला प्यारे बच्चे, इसको मोड़ देंगे तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, फिर बोला है कि यहाँ पे ऐसा 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 पे। ठीक है, आगे समझ में आप लोग फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। और 32 से कौन सा जाने वाला है, इससे 32 हो जाने वाला है आप लोगों का, अगर बोला तो इससे आ जाएगा, यहाँ से मुड़ाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, अगर आप लोग कमेंट करिए, एकदम होगा तो कमेंट से लेकर आप लोग 32 का ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 को कीजिए। तो सॉरी आकृति निर्माण, इसको कटआउट दिए हैं, इससे कौन सी आकृति बन सकती है, उसको आप लोग को चयन करके अपने मार्कशीट में काला करना होता है। ठीक है, अब हाँ अगर आप लोग को मार्क में दिक्कत हो रही है भरने में तो आप लोग कमेंट करिएगा, एक बार और OMR का हम वीडियो बनाकर डाल देंगे कि कैसे OMR को हम लोग को भरना है। ओके, और एडमिट कार्ड के साथ भी आप लोग हम बता देंगे कि एडमिट कार्ड से कहाँ कहाँ क्या क्या डालना है और नहीं डालना है, आप लोग हमसे बता देंगे। ओके, देखिए 33 का प्यारे बच्चे आप लोगों का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1। आप लोग ऐसे दिख रहे हैं कि नीचे त्रिभुज है, त्रिभुज लगेगा। ठीक है, इसमें त्रिभुज बैठ के जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अब 34 देखिए। 34 आप लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, बड़ा छोटा है, तो इसमें दोनों बराबर है, इसमें भी बराबर है और इसमें तो ये वाला एक सही नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, इसलिए अगर इसको हम बनाते हैं तो ये वाला ठीक है, इधर आ जाएगा, नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा जी। आपका ऑप्शन नंबर ए 35 का नहीं हो जाएगा। ठीक है, सही है ना। ये वाला आपका ये रहा, और ये दूसरी आकृति ये दूसरी है, ये तीसरी आकृति ये ऊपर तीसरी है, ये चौथी आकृति नीचे चौथी है। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर। 36 नंबर का आप लोग आंसर तो करिए देंगे फटाफट। अगर ये ऐसे है इस पर ये बैठ जाएगा और ये सो जाएगा। ओके, बस दिख तो गया, 36 आपका यही होगा, बाकी तो कोई मुझे नहीं रहा है। ओके,
क्योंकि बस सिंपल क्वेश्चन है तो बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और इसमें क्या होता है कि आप लोग ध्यान ना दे पाने की वजह से आप लोग भूल हो जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से कीजिए। चलो 37 नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिए आप लोग फटाफट। तो देखिए बच्चों, 37 नंबर का क्या हो जाने वाला आप लोगों का, 37 नंबर का तो आपका ऐसे दिख रहा है आपका आपका नंबर है ना आसान। आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को बढ़िया से करते रहना है। और 29 नंबर का क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ऐसे मोड़ दे फिर ऐसे मोड़ दे फिर ऐसे मोड़ दे ऐसे मोड़ दे ऐसे मोड़ दे ऐसे मोड़ दे, ठीक है। तो क्या देखो 38 का आपका काउंट हो जाने वाला है। हम इसको ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे करें और फिर यहीं से ऐसे करें, ठीक है। आपका ऑप्शन ये मिल गया, लेकिन यहाँ से सी में भी मिल रहा है, ओके, सी में भी तो मिल रहा है। आपका दोनों ऑप्शन सेम हो सकते हैं, ओके। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसके बच्चा मुझे मैथ के कुछ सीरियस क्वेश्चन थे, जिसमें कि आप लोग को बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 39 नंबर किसमें दिख रहा है, यहाँ से ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया ऐसे किया, 39 का भी आपका ऑप्शन नंबर यही होगा, ओके। 40 का काउंट हो सकता है, 40 तक आपको दिख ही रहा है, बस ऐसे दिखता रहता है आप लोगों को। 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना, आया समझ में। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने मैथ वाले सेक्शन की तरफ। इसमें भी आप लोग के बहुत बने क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ वाला। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए आप लोग। और ये रहा आप लोगों के सामने 41 नंबर क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल 2020 वाले पेपर पे आधारित है। तो चलिए क्वेश्चनों को फटाफट क्वेश्चनों का फटाफट निपटारा कीजिए। सबसे पहले 41 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग कि कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए। जस्ट इसका आप लोगों को सूत्र याद होगा, आप इसको सेकेंडों में तो उड़ा ही देंगे इसको ऐसे क्वेश्चनों को। तो एन क्या है यहाँ पे, दो गुना या तीन गुना होगी, जितनी गुनी होगी वहां पे एन का मान रखेंगे। तो दो गुना है तो 2 - 1, एक गुना टाइम कितना है 10, ऐसे बोल देते हैं, 100 होगा यहाँ पे 100, और बटा में टाइम कितना है 10, 10 से 10 कट गया, 10 से कम 10, तो टाइम कितना लगेगा इसको 10 वर्ष इसको टाइम लगेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आप लोग के लिए। और आगे आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए फटाफट। थोड़ा इसके नींव को हम पतला कर ले, ओके। अब ठीक है, तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि की दो गुनी है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो एकदम ध्यान से देखिएगा जिसको नहीं आ रहा है। अगर हम मान लें क्रय मूल्य एक्स है, ठीक है, ये बताइए उसको 900 में बेचने पर कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा, 900 में बेचा तो उसको कुछ लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अगर हम 900 में से उस लाभ को घटा देंगे, सॉरी अगर हम 900 में से उस क्रय मूल्य को घटा देंगे तो उसको लाभ के बराबर हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब इसको किसके बराबर करना है, हानि के बराबर। उसको हानि कितनी हो जाएगी, अब एक्स में से हम 6 से घटाएंगे तभी तो हमको हानि मालूम होगी, और इसी का क्या है ये दुगुना है। ठीक है, इसी का ये दुगुना है। बस सिंपल क्वेश्चन हो गया। बस आप लोग को फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, अगर जहाँ फॉर्मेट बन गया तो क्वेश्चन तो आप लोग के सेकेंडों में उड़ जाएंगे। ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा
2500 और 6 दिन 12 में होगा, 1200। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 2100, 2100 बराबर 3x, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 700। x क्या है, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, एक सब्जी विक्रेता 2 रुपया के 3 नींबू के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपया में 6 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन हम तो लाभ हानि में पढ़ा ही चुके हैं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें मात्रा आप लोगों के बराबर ना हो, तो क्या करिए, एक जगह रुपया लिखिए, एक जगह मात्रा लिखिए। ठीक है, तो ये 2 रुपया है, 2 रुपया का 3 खरीद रहा है, इसका ये सीपी हो गया, और एसपी क्या हो जाएगा, 5 रुपया में 6 के हिसाब से बेच रहा है। अब ये बताइए, अब हमको टोटल लाभ हानि निकालना है, तो हमको दोनों मात्रा बराबर चाहिए भाई, क्योंकि जितना खरीदा होगा उतने बेचेगा, तभी हमको टोटल और लाभ हानि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 5 कलम खरीदे हैं, अगर हम जब पांचों बेच लेंगे तभी हम अपना अनुमान लगाएंगे कि हमको कितना लाभ या हानि हुआ है। ये नहीं कि अगर हम 5 कलम खरीदे हैं और 3 ही बेच देंगे तो हमको लाभ हानि का मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मात्रा बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे। देखिए अब 6 ये भी हो गया, 6 ये भी हो गया। ओके, तो अब यहाँ हम 2 से गुणा किए, तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। देखिए अब ये क्या हो गया 4, और ये 5 का 5 ही है। ठीक है, अब देखिए आ गया ना, 6 रुपया का खरीदा है, सॉरी 4 रुपया खरीदा है, 5 रुपया में बेचे हैं, तो लास्ट कितना हो रहा है, एक का कितने सीपी 4 और गुणे 100, मतलब 25% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है समझ में। ठीक, जस्ट सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए आप करिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 करिए बच्चों आप लोग फटाफट। देखिए 44 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो बताइए उसका परिमाप क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, तो इसकी एक भुजा क्या होगी, करड़ी में 400, करड़ी में 400 का मान क्या हो जाएगा, तो बच्चों आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा मतलब 20 चौका 80। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा सा भी डरिए नहीं। तो अब कौन सा 45 नंबर, ठीक है, यह ज्ञान आप लोगों का 45 नंबर ऊपर का ऊपर तो आ गया। अब करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, जो कि बहुत बड़े क्वेश्चन ये भी। देखिए एक पेटी में 100 आम है, ठीक है, और 2/25 आम सड़े हुए निकले, शेष आमों का 3/4 भाग हम बेच दिए, तो शेष आमों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो देखिए आम कितने हैं 100, और कितने सड़े हैं, इसका 2/25, मतलब कि 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, सड़े आम कितने हैं 4, तो बढ़िया आम कितने होंगे, बढ़िया आम 92 होंगे। अब इसके 3/4 भाग को हम बेच दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मतलब 69 आम को हम बेच दिए 92 में से। अब 92 में से 69 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 21, मतलब हमारा 21 आम क्या हुआ है, बचा हुआ है।
ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग ऐसे ही रिवीजन कीजिए। यह जो हम आप लोग के लिए 5 पार्ट लेकर आएंगे, उस पांचों पार्ट का रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, चलो गारंटी के साथ कहते हैं कि उसमें से आपको क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर, दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है। अब इस तरह तो हमको याद नहीं होगा सर, कैसे हम करें। तो चलिए दो विषम संख्या लिखिए, 1 + 3 4 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 13 + 17 30 हो जाएगा। तो अब क्या आ रहा है, हमेशा सम आ रहा है। तो दो विषम संख्या का योगफल क्या होगा, आपका हमेशा सम होगा। ठीक है, इस तरह क्या करना है, आप लोगों को याद नहीं करना है, बस आप लोग ऐसे देख ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, 47 नंबर कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी पांच अंकीय संख्याएं जो अंक 0 2 5 7 8 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा ना आए तो उसका अंतर क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या, हमको 5 अंकीय बनाना है। तो सबसे पहले बड़ी बनाने के लिए आपको क्या बताया है कि बड़े से छोटे क्रम में लिखते चले जाइए। तो ये क्या हुआ, आप लोग की बड़ी संख्या हुई। और छोटी सी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले छोटा अंक, उसके बाद 0, उसके बाद फिर छोटा से बड़ा की तरफ चले जाएंगे। अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका इकाई अंक 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और फिर यहाँ पे 14 5 9 आएगा, और यहाँ पे आपका 6 आएगा, और यहाँ से आपका 6 आएगा। तो 6 6 9 4 2, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना सब बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए। और हाँ, एक बात और, आप लोग को बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, अब आते हैं 48 49 और 50 पे। ठीक है, चलिए करिए करिए, जल्दी जल्दी करिए 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन को करिए फटाफट। संख्या 4 7 6 5 4 2। ठीक है, आपकी संख्या तो यही है, इसमें से क्या करना है, इसके स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए हम स्थानीय मान निकालते हैं इसका। तो बच्चों इसका सॉरी 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4, और 1 2 3 4 5 0, और फिर 40 का योग ही तो पूछा है। तो 4 0 0 4 0, 3 0 रहेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, है ना सही, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो बस बच्चों आप लोग को ऐसे क्वेश्चन करना है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बताते हैं हम। एक मिनट बच्चों, थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है। चलिए, ये सब कहाँ गए। ओके, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए अब।
49 नंबर। देखिए 12 के प्रथम 5 गुणजों का कितना होगा, तो 12 गुणे 2 मतलब 24, इस तरह करेंगे। तो सब में से आप लोग क्या कॉमन आ जाने वाला है, यही तो कॉमन आएगा। 3 + 4 + 5 इस तरह जोड़ दीजिए, 5 4 9, 1 10, 5 15। तो 12 गुणे 15 आपको मालूम होगा सब लोगों को, 5 गुणे 10 कहीं जीरो वाला इकाई अंक है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग ऐसा ना कीजिएगा 12 + 24 36 फिर 48 फिर 60, इस तरह करेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा टाइम लॉस होगा। अगर इसमें से हम सिर्फ 12 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। और इनको जोड़कर क्या करेंगे, हम सीधे 12 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगा, उनके गुणजों का योग आ जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। प्यारे बच्चों 50 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, हल कर लीजिएगा, आपका 50 का आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, 50 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर की तरफ हम लोग आते हैं और हल करते हैं। ये हम लोग का 51 से 55 तक का सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए 51 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 4 5 6 7 से भाज्य है। ठीक है, तो ये संख्या किससे भाज्य होगी, अगर इनमें से जो संख्या इन सब के लसा से भाज्य होंगी तो वो संख्या क्या होंगी, 4 5 6 7 से भाज्य होंगी। ओके, तो 4 5 6 7, तो 7 42 और 16 17 70 दूनी 40। ठीक है, 7 42। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाने वाला है 420। तो सिंपल, इसका एलसीएम 420 है, ऑप्शन में भी 420 है, तो जो एलसीएम होगा वही तो उससे विभाजित होगी। या अगर यहाँ पे कोई संख्या अगर दूसरी संख्या दिया होता तो जो संख्या अब इन चारों संख्याओं में से जो इसके लॉसा 420 से विभाजित होती वही संख्या क्या होती है, 4 5 6 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ पर तो कोई अलग संख्या दिया नहीं है। ठीक है, सीधे एलसीएम में दे दिया, तो 6 42 और 2 होगी 5 2। ठीक है, 420 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, 52 को 52 में 190% बराबर क्या हो जाएगा, 190% बराबर मतलब 190/100, 1.9। ठीक है, 52 का आपका सी हो जाएगा। 53 का आप लोग हल कर लीजिएगा, 53 का आपका आंसर हो जाएगा 3 3 4, 4/3 करेंगे, 3 ऊपर 4 नीचे 4, 3/2, 2 2 3 5, 5/2 फिर ऊपर जाएगा 2 2 4, 1 प्लस 5 5 5 4। ठीक है, 1 से 4/5 इसका आएगा, 53 का आपका एक ही आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। और 54 का आप लोग जोड़ेंगे तो आपका, ठीक है 4 6, तो 7.4664 आएगा, इसका आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है कि दोपहर बाद 4:05 को क्या लिखा जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे है हम लोग का दोपहर 12 बज रहा है दोपहर का, और इससे पहले को हम किसी भी टाइम को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एएम दर्शाते हैं, और बाद वाले को हम पीएम दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या बोले दोपहर बाद, अब दोपहर के इसके बाद आना है 4 बजे, 4 बजे मतलब क्या होगा, पीएम होगा। 4:05 कैसे लिखेंगे, तो 05 पीएम। ठीक है, आप लोग 50 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो आपका 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया इधर, तो कोई बात नहीं। 56 नंबर देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की गति से आ रही एक 270 मीटर रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो चलिए इसके लिए आप लोग 1 मिनट का टाइम देते हैं, ताकि आप लोग इस सवाल को बढ़िया से बिना किसी देरी के या बिना किसी डाउट के कर सकते। ओके, कीजिए। और जिन्होंने अभी तक बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोग बच्चों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, क्योंकि जिनके पास भी ये क्लास नहीं पहुंच रही है उनके पास आप लोगों को पहुंचाना फर्ज है, ताकि वो भी बच्चे इस क्लास को देखें और अपना सिलेक्शन नवोदय में ले। ठीक है, तो चलिए देखिए बहुत हो गया, अब हम करते हैं क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब यहाँ विपरीत दिशा है, तो इसका सापेक्ष चाल निकालेंगे। इसका सापेक्ष चाल क्या होता है, जो जब कभी भी विपरीत दिशा में तो इनके चालों को हम जोड़ देते हैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आंसर सेकेंड में दिया है, तो हम 5/18 करेंगे। 18 18 छक्के 108 और 6×5 = 30, तो 30 मीटर प्रति सेकेंड इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रही हैं, ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, दो रेलगाड़ी हैं, तो क्या करेंगे इनकी लंबाई को हम ऐड कर लेंगे। तो 0 7 4 11 2 2 4 1 5। ठीक है, तो कुल दूरी बटा समय चाल, समय निकालने के लिए 3 और 7 2 34 17 3 51, आपका 17 सेकेंड हो जाएगा। है समझ में, जस्ट सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बड़ा में करने की कोशिश न कीजिएगा, छोटे में ही कीजिएगा। चलिए 57 नंबर को देखिए। तो जस्ट सिंपल है 57 नंबर क्वेश्चन। फटाफट हल कीजिए आप लोग। ओके, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, अब ऐसा होगा तो आप लोग इसका सूत्र भी आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, दूरी निकालना होता है, दूरी बराबर क्या होगा, इनके चालों का गुणनफल और बटा में इनके चालों का अंतर, और गुणे जो कुल समय लगा है उनके बीच का समय जो है उसको कर लेंगे। तो 5 × 5, ओके 5, हाँ 5×5 = 10 मिनट है, और बटा 60 कर लेंगे, कट जाएगा 4 3 12, और ये कितने बार में कट जाएगा आपका 2 बार में। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर दूरी हो जाएगी 57 का। ठीक है बच्चों, अब आइए 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट 58 59 नंबर क्वेश्चन को फटाफट कर दीजिए बिना किसी देरी के। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर क्या है कि 7085 मीटर किसके बराबर होगा, तो बच्चों 7 किलोमीटर और 85 मीटर। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का। 58 का आप लोगों का ए हो जाएगा। ओके, 59 का देख लीजिए। 59 क्या है,
एक खनास की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7, 9 और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? चलिए बताइए। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? 9 गुणे 7 गुणे 5, 9 से 45 और 45 गुणे 7 5 से 35 और 7 28 3 31 315 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और 60 नंबर क्या हो जाएगा? ये तो आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, इसको तो आप सिंपल कर लेंगे। 4/7 और इसको x/28 कर लेंगे। ये कटेगा 7 से 4 बार में, ये चल चल को 16, मतलब x का मान 16 आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत बड़े क्वेश्चन है ना आप लोग के लिए। तो यहाँ आप लोगों का मैथ का सेशन हुआ समाप्त। अब आते हैं हम लोग हिंदी वाले सेक्शन की तरफ। तो फटाफट आप लोग हिंदी को पढ़िएगा और फटाफट हल करते चलिएगा। ओके, ये आप लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश कि आज भी हम हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी विभीषिकाओं को नहीं भूले हैं। यह घटना सदियों तक मानव समाज को चेतावनी देती रहेगी कि परमाणु शक्ति का दुरुपयोग मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन जाता है। अतः परमाणु शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए था, किंतु दो भागों में विभाजित विश्व व्यवस्था ने परमाणु हथियारों की होड़ को और बढ़ा दिया। CTBT और NPT, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर द्वारा विश्व स्तर पर इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग सदैव शांति और विकास कार्यों में करने का पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा ही परमाणु हथियारों के विरोध किया है, परंतु राजनीतिक कारणों में मजबूर होकर उसे पोखरण में परमाणु परीक्षण करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे आइए और आप लोग क्वेश्चन को टिक कीजिए। फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, हम कहाँ के एटमी विभीषिकाओं को नहीं भूल पाए हैं। तो अभी आप लोग पढ़े ना कि जो हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी के हम विभीषिकाओं को नहीं भूल पाए हैं। देखिए, परमाणु शक्ति का दुरुपयोग मानव जाति के लिए किसका कारण बन गया है? तो किसका कारण बन गया है प्यारे बच्चों? विनाश का कारण बन गया है। भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया? पोखरण में। यही तो लिखा था कि मजबूरन उसको पोखरण में परमाणु परीक्षण करना पड़ा। अब देखिए, परमाणु हथियारों को कब नष्ट कर देना चाहिए था? यही लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए था। तो 63 का भी आपका ये हो जाएगा। 64 का परमाणु हथियारों की होड़ को किसने बढ़ा रखा है? तो परमाणु हथियारों की होड़ को किसने बढ़ा रखा है? तो लिखा है ना कि दो भागों में विभाजित विश्व व्यवस्था, दो भागों में विभाजित विश्व व्यवस्था ने परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसको छोटा कर ले ताकि आप लोगों को PDF देने में हमको आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 2। ठीक है, तो चलिए इस गद्यांश 2 को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये गद्यांश भी थोड़ा बड़ा है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 2 में क्या करें कि बहुत साल पहले एक वन में एक विशाल और ऊंचा लाल लकड़ी वाला पेड़ खड़ा था।
उस पेड़ ने पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? किंतु खेद है कि किसी ने उसे सुना नहीं। लाल लकड़ी वाला पेड़ वहां और भी अनेक वर्षों तक खड़ा रहा। उसकी पत्तियां हरी और सूजी जैसी थी और वह साल भर हरा भरा रहता था। यही कारण है कि चिड़िया उस पेड़ को बहुत चाहती थी। वे बड़ी हुई और उनके बच्चे हुए। वे सब के सब उस लाल लकड़ी वाले पेड़ में रहे। लगभग 200 पक्षी परिवार उसे अपना घर कहते थे। सूर्यास्त के समय घोंसला में बैठी चिड़िया की आवाज इतनी ऊंची होती थी कि हिरन उस पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजला नहीं पाते थे। चिड़ियों की शोर उनके कानों को चुभता था। एक दिन पेड़ ने भी वही प्रश्न पूछा। ओके, एक दिन पेड़ ने वही प्रश्न पूछा। वह इतने दिनों से पूछता आया था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी इच्छा है कि मुझे कोई काट डाले और मेरी लकड़ी से 10 घरों का निर्माण करे, मैं किसी काम आ सकूं। एक काली चिड़िया ने पेड़ की आवाज सुन ली। वह धरती से पेड़ की चोटी पर गई और दूसरी चिड़िया से कहने लगी, क्या कहने लगी कि हमारा यह घर पेड़ जंगल को छोड़ना चाहता है। हमारा पेड़ समझता है कि वह कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। आओ हम सब मिलकर पेड़ से कहें कि उन्होंने कहा, आज तुम 200 घरों वाले हो, 10 घर नहीं बल्कि 10 से 20 गुना अधिक। तुम हम सब के लिए घर हो। कृपया इस जंगल को छोड़कर मत छोड़ो। उस दिन वह पेड़ यह जान गया और बहुत खुश होगा कि वहाँ क्यों है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि चिड़िया लाल लकड़ी वाले पेड़ों को क्यों चाहती थी? क्योंकि क्या थे वहाँ के, वह सारे सारे साल सॉरी हरा भरा और उसकी पत्तियां सुई जैसी थी, इसलिए ठीक है। पेड़ उदास रहता था, क्यों? क्योंकि वह जंगल में अकेला था। वह चाहता था कि लकड़ी से घर बने पेड़ से, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्योंकि वह चाहता था कि उसके लकड़ी से घर बने, इसीलिए वो क्या करता था, उदास रहता था। ओके, देखिए धरती से चोटी पर कथन का आशय क्या है, मतलब धरती से पेड़ के ऊपरी भाग तक, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अब धरती से चोटी पर मतलब क्या होगा, धरती से पेड़ के सबसे ऊपरी भाग तक। आपका 68 का डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। डी तो होगा नहीं कि पेड़ के मध्य भाग से नहीं, धरती से, ठीक है। देखिए लेखक ने यह कहानी मुख्यतः यह बताने के लिए लिखी है कि लाल लकड़ी वाला पेड़ जंगल के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। लोगों को घर खरीदने के लिए लाल लकड़ी का पेड़ खरीदवाना, चिड़िया खुश रखना, होते थे बताना चाहते लाल लकड़ी वाले पेड़ अप्रसन्न क्यों रहते नहीं। आपको ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है। लाल लकड़ी वाले पेड़ जंगल के लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, ठीक है। इसमें इसी का तो महत्वपूर्ण बताया है। अब देखिए कहानी के अंत में लाल लकड़ी वाला पेड़ कैसा अनुभव करता है, प्रसन्नता का। क्योंकि जब चिड़िया ने कहा कि तुम 10 नहीं उससे 20 गुना घरों के तुम्हारे ऊपर हैं, तो यह सुनकर क्या हुआ, वह खुश हुआ, ठीक है ना। आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ और इसको पढ़ते हैं हम। पार्ट नंबर 3 है कि मानव जाति को एक अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु है, वह है उसकी विचार शक्ति, ठीक है। हमारे साथ साथ गद्यांश को आप लोग भी देखिए और पढ़िए, ओके। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने से विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब से विचारों का अभाव रहता तो उनका वह शून्य मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्ध जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्ति रहती है तो उसकी सदृश्यता का कोई अंत नहीं होता। किंतु जब वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो
उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी होती है। हिंसा और पापचार का दानवीय साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उस पशु जो उसे पशु बनाने से रोकती है उसका साथ देती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो अभी यही लिखा था उसके विचार शक्ति, ठीक है, मतलब उसके विवेक और विचारों का। ठीक है, विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है, तो विचारों की पूंजी में क्या क्या शामिल थी, तर्क शक्ति थी और विवेक था और बुद्धि थी, ये उत्साह शामिल नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा गद्यांश को और छोटा कर देते हैं हम। अब ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को सारा क्वेश्चन और गद्यांश के साथ। देखिए, मानव ने पार्श्विक प्रवृत्तियां जो जागृत की, तो प्यारे बच्चों को विचार है सारा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे कि मानव शून्य कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान के वशीभूत हो जाता है। ओके, कुविचार का विलोम क्या होगा, कुविचार होगा। और उपयुक्त शिक्षक का गद्यांश क्या हो सकता है, विवेक शक्ति, क्योंकि ये पूरा गद्यांश किस पे है, मनुष्य की विवेक शक्ति पर है। ठीक है, कहीं पे किसी को डाउट एक बार कमेंट करिए आप लोग फटाफट थोड़ा। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या कहीं पे किसी को कुछ डाउट है क्या। अगर नहीं तो आते हैं हम लोग अपने लास्ट गद्यांश की तरफ। ओके, लास्ट गद्यांश पढ़िए। लास्ट गद्यांश है कि भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यवस्था के चक्र में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इस शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार करती है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। उसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जाता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्रों में भी सहकारिता के सिद्धांतों को, इस विशिष्टताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता का बहुत उच्च स्थान दिया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, सहकारिता का अर्थ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सहकारिता का अर्थ क्या होगा, मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है ना, इजी। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करना। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या होगा प्यारे बच्चों, कि देखिए, छोटे कृषकों और व्यापारियों का आर्थिक स्तर कम करना, निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, और क्या है, ठीक है, उन्हें सूत्र में नहीं, धन का स्वान्वित करना, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना, आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। 77 का आपका सी हो जाएगा। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, कैसे, तो 78 का डी, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनका आर्थिक स्तर विकास करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सहकारिता इन शक्तियों को पूरा उद्धार कर सकती है। ठीक है, किसानों कैसे उद्धार कर सकती है, उनको एक सूत्र में पिरोकर, लिखा नहीं है तो। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता के आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए, तो कहाँ किया जाना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। 79 का आपका ए हो जाएगा और 80 क्या हो जाएगा, प्रस्तुत अवतरण का
सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, सहकारिता से लाभ। जो ये सहकारिता के बारे में बताया इसमें, इसका लाभ क्या होगा, ये सब आप लोगों को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का गद्यांश गद्यांश भी समाप्त हुआ और आपका ये मॉडल पेपर भी समाप्त हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल पेपर आप लोगों को हम शनिवार या रविवार को लाइव करा देंगे। ओके, ठीक है, एक बार बताइए कि कितने लोगों को ये मॉडल पेपर बढ़िया लगा और थम्स अप कर दीजिए। ओके, तो चलिए, तो जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पीडीएफ वहीं टेलीग्राम पे ही आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय। और हाँ, आप लोगों की रीजनिंग की रिवीजन की क्लास आप लोगों की डेली होगी। ठीक है, कल हम आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे एग्जाम में, एकदम आने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे एग्जाम में आने वाले, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करना एकदम ना भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।